बच्चों आज की क्लास में हम आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। बिना प्रॉपर्टी जाने किसी भी कंपाउंड के बारे में आप मतलब जनरली कोई थेसिस या थ्योरी आगे नहीं बढ़ा सकते हो। थोड़ी चीज़ें तो उसके बारे में जानकारी रखनी पड़ती है बच्चों। तो जितने भी क्लासेज में पिछले क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आगे बढ़ाए थे, आज फिर उसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज थोड़ा बच्चों फास्ट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, एक तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दे रहे हैं बच्चों, एक तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिंदी होता है बच्चों कार्बनिक यौगिक। आप लोग जानते ही हो, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत के कुछ चालक होते हैं। ये विद्युत के कुछ चालक होते हैं बेटा। क्यों कुछ चालक होते हैं? क्योंकि जब भी इनका वाटर में एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो एक्वा सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, ये आयंस में नहीं टूटते हैं, और ये आयंस में नहीं टूटने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसको हम लिख सकते हैं देयर एक्वा सॉल्यूशन इज देयर एक्वा सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनका जलीय विलयन इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है बेटा। कैसे? अगर आप देखोगे NaCl, NaCl यानी साल्ट होता है, ये आपका बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, यानी शुद्ध नमक विद्युत का कुचालक होता है बच्चों, कुचालक। प्योर वाटर यानी शुद्ध जल, शुद्ध जल भी आपका क्या होता है बच्चों? बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, लेकिन जब दोनों बैड कंडक्टर को हम मिला देते हैं, तो जैसे ही दोनों बैड कंडक्टर को मिला देते हैं, तो ये जानते हो क्या बन जाता है? Na प्लस प्लस में Cl माइनस और प्लस में H2O, यानी ये नमक का जलीय विलीन बन जाता है। तब ये दोनों को मिलाने से जानते हो क्या बन जाता है? गुड कंडक्टर बन जाता है।
ये गुड कंडक्टर बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी होती है बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। Na+Cl-H2O और ये गुड कंडक्टर बन गया बच्चों। ठीक है, तो अगर कोई सोचता है कि मतलब ये किस कारण से गुड कंडक्टर बने, तो जब भी ये साल्ट है बच्चों, क्या है बच्चों, ये साल्ट है। साल्ट, साल्ट का जब भी एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो Na+ वो आपका केटाइन में टूट जाएगा, वो आपका केटाइन में टूटेगा और प्लस में एनाइन में टूटेगा। ठीक है, और केटाइन प्लस एनाइन में टूटने के बाद अगर एसिड का एक और सॉल्यूशन अगर बनाते हो, एसिड का एक और सॉल्यूशन, तो वो H+ में टूटेगा और B- में टूटेगा। ठीक है, बेस का एक और सॉल्यूशन बनाते हो, यानी अम्ल भस्म और लवण का जलीय विलयन, तो वो A+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। और ये तीनों के तीनों कंडीशन जो होते हैं इसको फ्री आयन कहते हैं। कौन से आयन कहते हैं बच्चों? फ्री आयन। फ्री आयन का हिंदी होता है बच्चों मुक्त आयन। ठीक है, मुक्त आयन। इनमें मुक्त आयन जो होता है, इसी मुक्त आयन के कारण ये गुड कंडक्टर बन जाते हैं। लेकिन क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या रो रहे हैं आप? एक मिनट एक मिनट। अच्छा, क्या हुआ है? ओ, डिस्टर्ब हो गया, लीजिए चाहिए। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनका एक वो सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, मतलब आए फ्री आयंस में ये टूट जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों ये फ्री आयंस में नहीं टूटते हैं। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं इनको जब भी वाटर में हम डालते हैं तो वही ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन नहीं बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन यानी विलियन, ये क्या होते हैं बच्चों? नॉट ब्रेक इनटू फ्री आयंस, नॉट ब्रेक इनटू फ्री आयंस। क्या होता है बच्चों? ये फ्री आयंस में नहीं टूटते हैं, यानी ये मुक्त आयंस में नहीं टूटते हैं। ये मुक्त आयन में नहीं टूटते हैं, किस कारण नहीं टूटते हैं? तो ये मुक्त आयन में नहीं टूटते हैं इसलिए ये बच्चों क्या होते हैं बच्चों? बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर। ठीक है, लेकिन बच्चों जानते हो क्यों बैड कंडक्टर हो जाते हैं? जैसे ये है बच्चों C2H5OH, इसको हम कहते हैं एल्कोहल यानी शराब। शराब का सूत्र होता है C2H5OH। जब भी आप C2H5OH का एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, H2O मिलाते हैं, तो ये शराब का एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है। C2H5OH का एक्वा सॉल्यूशन बन गया। लेकिन इसमें ये आयंस में नहीं टूटते हैं। क्यों? क्योंकि ये बन जाता है बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, OH के बाद इसमें जुड़ जाएगा बच्चों O, ऐसे जुटेगा बच्चों H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है बच्चों, और यहाँ से इसके और इसके बीच में इंटरेक्शन हो जाता है और ये बन जाता है बच्चों H बॉन्ड। क्या बन जाता है? H बॉन्ड। और ये H बॉन्ड के कारण पानी में घुल जाते हैं। तो इस बॉन्ड के कारण पानी में घुलते हैं, इसलिए ये आयंस में ब्रेक नहीं करते हैं। और जब ये आयंस में ब्रेक नहीं करते हैं तो यही कारण है कि ये विद्युत के क्या होते हैं बच्चों? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। उसके बाद अगला नंबर 3-4 प्रॉपर्टी है, उसको जल्दी जल्दी लिख लेना है हम लोग को, और आज इसको ख़त्म करके बहुत जल्दी हम लोग को आगे बढ़ चलना है बच्चों। और हम लोग को थोड़ा सा मतलब नोमेनक्लेचर शुरुआत कर देना है। मतलब आज मतलब लास्ट वाइटल फोर्स थ्योरी तक हम लेकर आएंगे बच्चों, और उसके बाद नोमेनक्लेचर हम आप लोग का कल से शुरुआत कर देंगे। और कल से बच्चों जो बच्चा अगर अपना क्लास छोड़ता है, जो बच्चा अपना क्लास छोड़ता है वो बच्चा बाबू आगे चल के बहुत मतलब क्या होगा,
वो दिक्कत में पड़ने वाला है। देखिए बच्चों, तो चलिए अब देखिए, अब हम डालते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, एक तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, ये थोड़ा सा समझाना जरूरी हो गया था कि ये क्यों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन आयन में ब्रेक नहीं करता है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी एसिड बेस एंड साल्ट होते हैं, सारे का एक्वस सॉल्यूशन आयन में ब्रेक कर जाते हैं, और यही कारण है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे बात करते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देकर हम लोग चलेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिए, कार्बनिक इसमें देखिए ये कह रहा है बच्चों, रासायनिक ढंग से ये ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं लो रिएक्टिव होते हैं। लो रिएक्टिव यानी ये कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, कम क्रियाशील होते हैं। और ये जो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव, यानी ये आपके अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्रियाशील, धाए देना भी क्रिया कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ये जानते हो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म का हिंदी होता है बच्चों आपका आणविक अवस्था में। किस अवस्था में बच्चों? आणविक अवस्था में ये लोग रहते हैं। ठीक है, और ये किस अवस्था में रहेंगे बच्चों? ये आयोनिक फॉर्म में रहते हैं। आयोनिक फॉर्म यानी ये आयनिक अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में? आयनिक अवस्था में। ठीक है बच्चों, इनका रेट ऑफ रिएक्शन लो होता है। रेट ऑफ रिएक्शन यानी ये धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन लो होता है यानी इनकी अभिक्रिया दर, इनकी अभिक्रिया दर कम होती है बच्चों। ठीक है, इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इनका हाई होता है, यानी इनकी अभिक्रिया दर उच्च होती है। मतलब जो तेजी से अभिक्रिया करेगा उनका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, जो धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों? कम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी थी बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच का डिफरेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आज, ठीक है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन। ठीक है बच्चों, यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन। यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन, कार्बन इसका हिंदी होता है बच्चों कार्बन का अद्वितीय गुण। अगर कोई टॉपिक इसमें दिक्कत आप लोग को लग रहा है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चों कि रॉकी भैया इस चीज को समझाइए कि ये चीज क्या है। ठीक है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन, कार्बन का अद्वितीय गुण। देखिए बच्चों, कार्बन का अद्वितीय गुण क्या होता है? ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, देखिए कार्बन के अद्वितीय गुण क्या क्या होते हैं। तो कार्बन के अद्वितीय गुण, सबसे पहला अद्वितीय गुण होता है बच्चों टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कितना वैलेंसी? टेट्रा वैलेंसी।
इसका हिंदी हो जाएगा बच्चों कार्बन की चतुसंयोजकता। बात करते हैं बच्चों कार्बन की चतुसंयोजकता क्या होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों? 6 होती है। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है बच्चों? 12 होती है। परमाणु संख्या की अगर बात किया जाए तो ये हो जाता है Z बराबर P बराबर E। और द्रव्यमान संख्या की बात की जाए तो A बराबर P प्लस N हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों प्रोटॉन की संख्या आपकी 6 हो गई, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी हो गई बच्चों? 6 हो गई। और न्यूट्रॉन की संख्या जानते हो कितना हो जाएगा? 12 में से 6 घटा देंगे, 12 में से 6 इज इक्वल टू 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगी बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाबू, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब ये देखिए बच्चों, ये प्रोटॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, 12 में से 6 का कितना बचा? न्यूट्रॉन की संख्या 6। अगर कार्बन का हम बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जानते हो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका हिंदी होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एल कक्षा में कितना हो जाता है बच्चों? 4। तो इसका मतलब ये जो 4 हो गया बच्चों, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। कौन से इलेक्ट्रॉन हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हिंदी हो गया बच्चों संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अब इसको बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 4 इलेक्ट्रॉन की। तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ने से बच्चों, यानी अक्रिय गैस जैसी संरचना बनाने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण या साझा किया जाता है, वही उसकी संयोजकता हो जाती है। और तो बताइए बच्चों, बाहरी कक्षा में कितना है बच्चों? 4 है। तो यहाँ पे बाहरी कक्षा में 4 है, और इसको 8 बनाने के लिए, इसमें कितना बनाने के लिए? 8 बनाने के लिए, 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको? तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 4 चाहिए। और वही 4 इलेक्ट्रॉन आपकी जानते हो क्या हो जाती है बच्चों? वैलेंसी हो जाता है। वैलेंसी यानी संयोजकता। कैसे, क्या बच्चों बोलो तो? संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? बोलो तो 4 होती है। तो 4 संयोजकता होने के कारण बच्चों ये बहुत विशिष्ट होता है बच्चों। क्या होता है? काफी विशिष्ट होता है। ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से उतार लेंगे बच्चों। हो गया बेटा? चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे हम लोग का कंसेप्ट आगे डेवलप होते चला जाएगा बच्चों। ठीक है। तो ये कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। दूसरा बच्चों यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी विचित्र इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए बच्चों, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका हिंदी होगा बच्चों विचित्र इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये कार्बन का विचित्र इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। विचित्र इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है बच्चों? तो हम समझा दे रहे हैं बच्चों।
विचित्र इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब, जैसे कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और द्रव्यमान संख्या 12 होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 6 हो जाएगी। तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 4 हो जाएगा। और ये ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका है बच्चों? ऑर्बिट का। उसके बाद हम ऐसे करते हैं 1s2, 2s2, 2p2। तो ये हो जाता है बच्चों ऑर्बिटल का। ठीक है। और उसके बाद हम लोग ऐसे करते हैं एस में ऐसे 2। ठीक है। एस में ऐसे 2, और इस एस में बच्चों ऐसे 2। एस में एक ही चौकी लगी रहती है, पी में 3। तो यहाँ पे एक तो ये हो जाता है बच्चों ऑर्बिटल्स का। क्या होता है बच्चों? ऑर्बिटल्स का। और ये ऑर्बिटल्स में बच्चों ये ग्राउंड स्टेट होता है। कौन सा स्टेट होता है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब सामान्य अवस्था। और इस अवस्था में कार्बन अपना यौगिक कभी नहीं बनाता है। ये जानते हो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा इसमें, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे हो जाएगा 1s2, 2s1 और 2p3। ठीक है। तो इस कंडीशन में इसमें यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक, और यहाँ पे बच्चों 1, 2, 3। और ये जो स्टेट है बच्चों, ये ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हुआ, वो आपका एक्साइटेड स्टेट में हुआ। किस स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। तो बच्चों कार्बन अपना कंपाउंड कार्बन अपना कंपाउंड हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। किस स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है। और उस समय उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हमेशा कार्बन अपना कंपाउंड बनाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर अपना कंपाउंड नहीं बनाता है, इस पर बनाता है। यानी ग्राउंड स्टेट में कभी भी अब कार्बन अपना कंपाउंड नहीं बनाता है। यानी हम लिख सकते हैं कार्बन कार्बन does not makes it its compound into ground state। कार्बन अपना यौगिक कार्बन अपना यौगिक अपना यौगिक सामान्य अवस्था में नहीं बनाता है। सामान्य अवस्था में नहीं बनाता है। ठीक है। तब बात आता है कि कैसे बनाता है। तो कार्बन मेक्स इट्स compounds into excited state। यानी कार्बन अपना यौगिक उत्तेजित अवस्था में बनाता है। किस अवस्था में बनाता है? उत्तेजित अवस्था में। ठीक है। यानी कभी भी कार्बन अपना सामान्य अवस्था में यौगिक नहीं बनाता है। अब यहाँ पे देखिए 4 एथी खाली है, तो एक खाली हुआ, दूसरा खाली हुआ, तीसरा खाली हुआ, चौथा खाली हुआ। तो ये हमेशा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग, यानी 4 इलेक्ट्रॉनों का ये साझा करता है।
हमेशा कार्बन अपना कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है? 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। और 4 इलेक्ट्रॉन के साझा करने से ये 4 को वैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये 4 को वैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी 4 सहसंयोजी बंधन बनाता है। सहसंयोजी बंधन, ठीक है। और 4 सहसंयोजी बंधन बनाने से कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और ये क्या हो गया बच्चों? एक और सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यानी 4 बॉन्ड अपना कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। नीचे भी कर लीजिएगा अपना, ठीक है बच्चों। तो ये है बच्चों यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और चतुसंयोजकता, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, यहाँ पर समझेंगे हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों कार्बन के आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। देखना बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। कितना होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यानी आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता। सबसे पहले समझिए बच्चों की आयनन ऊर्जा होता क्या है। आयनन ऊर्जा को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों। अगर आप आयनन ऊर्जा समझ गए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए बच्चों, हमारा सोडियम है। सबसे पहले सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11 है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों? लूज करता है, ठीक है बच्चों, लूज करता है। जैसे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये Na+ बन जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 हो जाएगा। यानी ये नियोन जैसा बन गया। नियोन यानी परमाणु संख्या 10। और इस कंडीशन में ये स्टेबल हो गया। स्टेबल यानी अस्थाई हो गया। नहीं तो पहले क्या था बच्चों? पहले अस्थाई था बच्चों। अस्थाई मतलब समझ ही रहे हो, अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल मतलब क्या होता है? मतलब बाहरी कक्षा में इसका ऑक्टेट पूरा नहीं था बच्चों। बाहरी कक्षा में ऑक्टेट पूरा नहीं था, तो बाहरी कक्षा में ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज कराया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं न लूज हो जाता है बच्चों। किसी का भी इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए हमें पहली आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी 1, तो ये Na+ बन जाएगा और प्लस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। फिर अगर Na+ में हम दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तब ये बन जाएगा Na+2 और ये E-। तो देखिए बच्चों,
पहला इलेक्ट्रॉन निकाल देने से तो ये तो अस्थाई हो गया। अब जब अस्थाई आदमी का एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो वो निकालने देगा? नहीं निकालने देगा। पहले तो वो चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से आप लेकर चले जाओ ताकि हम अस्थाई हो जाए, और जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाओगे वो अस्थाई हो जाएगा। अब उसके बाद आप कहोगे कि फिर एक इलेक्ट्रॉन दो, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन कभी देगा यहाँ से? जैसे एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका ऑक्टेट भंग हो जाएगा, यानी अष्टक खत्म हो जाएगा। और जैसे ही अष्टक उसका खत्म होगा बच्चों, वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल ये नहीं होना चाहेगा। इसलिए आप I E1 तो आसानी से ले सकते हो देकर, मतलब ऐसी ऊर्जा जो देकर इलेक्ट्रॉन निकाली जाए उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो सोडियम में I E1 दिए तो उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन I E2 दोगे ना तो दूसरा का इलेक्ट्रॉन निकालने में आपका नौ नतीजा ये लगा देगा। यानी I E2 का जो मान होता है वो यहाँ पे ग्रेटर ग्रेटर देन I E1 हो जाएगा, ठीक है। यानी पहली बार आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन दूसरी बार आपको मुश्किल करेगा, तीसरी बार और मुश्किल करेगा, चौथी बार और ज़्यादा मुश्किल करेगा, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि मान लीजिए, देखिए बच्चों, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बहुत लोग अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देना चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए ये एक एटम है, ये एक आपका एटम है, इसमें जैसे ही पहले ही हम आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दिए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और प्लस में बदल गया, ठीक है। उसके बाद इस A प्लस में जैसे ही आप आयोनाइजेशन एनर्जी 2 दिए तो ये जानते हो A+2 में बदल गया बच्चों, और फिर एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ा। फिर A+2 में जैसे ही आप आयोनाइजेशन एनर्जी 3 दिए तो ये A+3 बन गया बच्चों, और प्लस में E माइनस हो गया। और इन तीनों कंडीशनों में बच्चों जानते हो क्या होगा? इन तीनों कंडीशनों में पहले में तो आसानी से छोड़ देगा, दूसरे में थोड़ा मुश्किल करेगा, तीसरे में और मुश्किल करेगा। यानी आपको जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा की मात्रा क्या होती जाएगी बच्चों? बढ़ाती जानी पड़ेगी, ठीक है। I E1 हो गया बच्चों, समझ में आ गया? यही कहानी हो गई बच्चों। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी 1। तो ये कहानी होती है बच्चों हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है? किसी परमाणु से बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आप ऊर्जा देते हो, वही ऊर्जा आपकी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तब बताइए बच्चों, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है, और द्रव्यमान संख्या 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 4। बताओ इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? पहले कभी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? ये निकालने देगा? नहीं निकालने देगा। इसलिए कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई होती है, मतलब काफी उच्च होता है। कार्बन की आयनन ऊर्जा कार्बन की आयनन ऊर्जा काफी अधिक होती है। क्वेश्चन है कितनी होती है? तो 185 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। इसलिए इतनी ऊर्जा आपको देने में हालत खराब हो जाएगा। किलो का मतलब होता है 10 के घात में 3, 10 के घात में 3 यानी 185 पर 3 गो जीरो और बैठा दो, यानी उतनी ऊर्जा दे दीजिएगा तब उसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी जितना का बबुआ ना उतना का झुनझुना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। किलो का मतलब होता है 10 के घात में 3। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 होती है, ना ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
यानी विद्युत ऋणात्मकता। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता 2.5 होती है। न तो ज्यादा होगा, नो मोर नो लेस, न ज्यादा न कम, ठीक है, न ज्यादा न कम। इन दोनों कहानी से ये साबित होता है कि जल्दी ये तो इलेक्ट्रॉन न छोड़ेगा, मतलब आयनन ऊर्जा अधिक होने के कारण, इसके कारण तो ये जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी कम है, न ज्यादा है न कम है, तो ये जल्दी ग्रहण करेगा नहीं। तो ये आपका नाइदर लूज करेगा, नाइदर लूज, न तो त्याग, न तो ये त्याग करना चाहेगा, नॉर गेन, न तो ग्रहण, ठीक है, ठीक है। अब त्याग करने का कहानी इस पर निर्भर करता है, इतनी न ज्यादा एनर्जी है कि जल्दी छोड़ेगा ही नहीं। दूसरी बात कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता इसकी इतनी कम है कि जल्दी ये ग्रहण करेगा नहीं, तो ना ये छोड़ेगा ना ही ग्रहण करेगा। तो ये क्या करेगा, ओनली शेयरिंग करेगा। क्या करेगा बच्चों, ओनली शेयरिंग करेगा, ठीक है, यानी केवल साझा करेगा। ये कहानी होती है बच्चों आपके कार्बन के कंपाउंड की। और कार्बन के कंपाउंड की इस कहानी के कारण बच्चों हमारा कार्बन एटम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी अहम रोल दिखाता है अपने दैनिक जीवन में बच्चों, ठीक है। तो आज का क्लास बच्चों इतना ही पर ओवर करते हैं, क्योंकि निद्रा देवी अब धीरे धीरे हावी हो रही है और हमको लग रहा है कि आप लोगों को भी निद्रा देवी हावी कर रही होगी। क्या जी बेटा जी, हेलो, निद्रा देवी हावी कर रही है कि नहीं, बोलिए। यहीं पे हम क्लास स्टॉप करते हैं।